शासन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है शासन कहलाता है। इस प्रकार शासन सरकार की क्रियाविधि है, गतिविधि है। विश्व बैंक के अनुसार शासन राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने की साधन या कला है। अच्छा शासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस। यदि कोई नई अवधारणा नहीं है यह कोई नई अवधारणा नहीं है, किंतु वर्तमान परिवेश में यह संकल्पना सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा अपने दस्तावेज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के माध्यम से 1992 में दी गई। विश्व बैंक ने अच्छे शासन की परिभाषा नहीं दी है, बल्कि अच्छे शासन की स्थापना के लिए मार्गदर्शन दिया है। सामान्यतः गुणवत्तापूर्ण शासन को अच्छा शासन कहते हैं। चूंकि सरकारों ने विगत वर्षों में प्रायः गुणवत्ता का परिचय नहीं दिया है या कुशासन यानी मेल गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अतः अच्छे शासन को वर्तमान समय में संकल्पनात्मक रूप प्रदान किया गया है। विश्व बैंक ने अच्छे शासन के लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर बल दिया है। पहला है कि शासन सत्ता का स्वरूप। दूसरा है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सरकार के नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। विश्व बैंक का मानना है कि सरकारों का स्वरूप या शासन सत्ता का स्वरूप जैसा हो, राजनीतिक सत्ता की प्रकृति चाहे जैसी हो, किंतु इसका उद्देश्य लोकहितकारी या कल्याणकारी होना चाहिए। विश्व बैंक का मानना है कि सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने वाली प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं सामान्यतः कार्यालयीय प्रक्रियाएं हैं। इन्हें पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। विश्व बैंक का मानना है कि सरकार के द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार को केवल वही कार्य करना चाहिए जहां वह क्षमतापूर्वक भूमिका निभा सकती है या वे क्षेत्र संवेदनशील प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सरकार को अन्य संस्थाओं को भी कार्य करने का अवसर देना हो चाहिए, क्योंकि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार अच्छे शासन की प्राथमिक शर्त है। भारत में अच्छा शासन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में अच्छे शासन के लक्षण भारतीय संस्कृति की विरासत रहे, यद्यपि इसमें निरंतरता नहीं रही है। भारत में राम राज्य की अवधारणा अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। गांधी जी ने भी मेरे सपनों का भारत के रूप में राम राज्य की कल्पना की है। यद्यपि राम राज्य की अवधारणा अत्यंत प्राचीन अवधारणा है। आज से वर्तमान समय से लगभग 2500 साल पहले कौटिल्यकालिक शासन को अच्छे शासन का प्रमाण माना जाता है। कौटिल्य ने एक राजनीतिक शासन व्यवस्था को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया। कौटिल्य ने लिखा, प्रजा सुखे सुखनम राज्य जननम तू छीने हितनम नाम त प्रिय हित राज्य प्रज्ञानम तू प्रिय हितनम। अर्थात इसका अर्थ है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं, बल्कि प्रजा को प्रिय लगने वाले कार्यों में निहित है। कौटिल्य ने राज सत्ता के संचालन में योगदान देने वाले सभी पदाधिकारियों के लिए आचरण एवं नैतिकता के नियम भी बनाए। सिविल सेवाओं में चरित्र की विशेषता पर बल दिया। कौटिल्य ने न केवल इन प्रावधानों की रचना की, बल्कि उन्होंने इसे व्यवहारिक धरातल पर लागू भी करवाया। यद्यपि कौटिल्य के बाद यह परंपरा जारी न रह सकी, अर्थात इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित की गई अच्छे शासन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए भारत में 1996 से 97 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रव्यापी सुधारों की योजना निर्मित की गई। इसके पश्चात से आज तक भारत में अच्छे शासन की स्थापना के लिए भारत में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित है। सिटीजन चार्टर की घोषणा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देना, चौथा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित करना, पांचवा पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि करना। शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि करना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करना और गैर सरकारी संगठन, सिविल समाज इत्यादि की भूमिका को प्रोत्साहन देना। दिल्ली में सुशासन मतलब अच्छे शासन केंद्र की स्थापना करना,
हैदराबाद में स्मार्ट शासन संस्थान की स्थापना करना, मानवाधिकार, समावेशी विकास, सतत विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, मानव संसाधन विकास इत्यादि पर बल देना। कमियां या चुनौतियां या बाधाएं। पहला कि भ्रष्टाचार, दूसरा है राजनीतिक एवं प्रशासन का अपराधीकरण, तीसरा है शासन एवं प्रशासन में नैतिकता का अभाव, चौथा है कि ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति जिसने औपनिवेशिक या अभिजात वर्गीय लक्षणों को शासन प्रशासन में बनाए रखता है। प्रशासनिक न्यायिक आदि सुधारों की मंद गति, अपेक्षा के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है। चौथा है कि लोगों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव व शासन व प्रशासन में सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी का अभाव रहा है। गैर सरकारी संगठन आदि की भूमिका में भ्रष्टाचार जैसे शिकायतों और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त तंत्र का अभाव, संसद की भूमिका में गिरावट और न्यायिक कार्यों में विलंब इत्यादि ये सब कारण हैं जो मतलब कमियां प्रदर्शित करते हैं मतलब गुड गवर्नेंस में। उपाय क्या है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया जाए, शासन एवं प्रशासन में नैतिकता का समावेश किया जाए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और ब्रिटिश कालीन कानूनों जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को समाप्त किया जाए। निजी क्षेत्र गैर सरकारी संगठन के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अलग कानून और संस्था निर्मित की जाए, लोगों के मध्य जागरूकता में वृद्धि की जाए और शासन प्रशासन के स्तर पर उनकी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी में वृद्धि की जाए। स्मार्ट शासन मतलब एस सिंपल सरल कार्यालयी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। एम मतलब मोरल नैतिकता का समावेश किया जाए। ए अकाउंटेबल जवाबदेह जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। और तीसरा रिस्पॉन्सिव मतलब प्रभुत्वदायी संवेदनशीलता के साथ। और तीसरा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। समाधान हेतु प्रत्यक्ष खुलापन। स्मार्ट शासन के उपर्युक्त घटक या तत्व शासन की गुणवत्ता का संवर्धन करते हैं बढ़ाते हैं। अतः स्मार्ट शासन और अच्छा शासन परस्पर पूरक है। स्मार्ट शासन को गति देने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान की स्थापना की गई है। नैतिक शासन मतलब एथिकल गवर्नेंस, यह शासन में नैतिकता के समावेश पर बल देता है। शासन में नैतिकता के अभाव की दिशा में गुणवत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस अनुपात में शासन में नैतिकता का समावेश होगा उसी अनुपात में अच्छे शासन की स्थापना में वृद्धि होगी। इस प्रकार नैतिक शासन अच्छे शासन का अनिवार्य तत्व है और दोनों परस्पर पूरक हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता के समावेश के लिए अपनी चतुर्थ रिपोर्ट में व्यापक सिफारिशें की हैं। इनका अनुसरण पालन कर नैतिक शासन की स्थापना के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे राजनेताओं मंत्रियों आदि के लिए नैतिक संहिता और आचरण संहिता का निर्माण करना, सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता का निर्माण करना, सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता को अपडेट करना। वैश्विक शासन मतलब ग्लोबल गवर्नेंस, वर्तमान विश्व वैश्विक शासन का विश्व है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सभी देशों की शासन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं। जैसे अच्छे शासन की अवधारणा विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित की गई और इसी के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी देशों में अच्छे शासन के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय संकट से निकलने के लिए परामर्श देता है और अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करता है। वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO मार्गदर्शन प्रदान करता है इत्यादि। यद्यपि इनके परामर्श बाध्यकारी नहीं है तथापि शासन की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए उपयोगी रहे हैं। वैश्वीकरण ने वैश्विक शासन की अवधारणा को तीव्र गति प्रदान की है। राजनीतिक शासन, सिविल शासन, आर्थिक शासन, विनियामक शासन। राजनीतिक शासन, राजनीतिक शासन का आशय है कि राजनीति से उत्पन्न गिरावट को समाप्त किया जाए, राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और विधि के शासन की अवधारणा को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। सिविल शासन, इसका आशय है कि शासन सत्ता के संचालन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सिविल समाज की भूमिका में वृद्धि की जाए। इस हेतु नागरिकों को जागरूक और सक्षम बनाया जाए।
आर्थिक शासन, इसका आशय है कि आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित की जाए, अर्थव्यवस्था की बुराइयों जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, हवाला इत्यादि को समाप्त किया जाए और प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। उपर्युक्त तीनों शासन के रूपों को मानवीय शासन, ह्यूमन गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। विनियामक शासन मतलब रेगुलेटरी गवर्नेंस, विनियामक संस्थाओं के माध्यम से चलाए जाने वाला शासन विनियामक शासन कहलाता है। यह संस्थाएं कार्यकारी, अर्धविधायी और अर्धन्यायिक शक्तियों से युक्त होती हैं, जैसे सेबी, ट्राई, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आदि। निजीकरण के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए विनियामक संस्थाओं की उपयोगिता और महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। सहभागी शासन, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, लोगों की भागीदारी से चलने वाला शासन व्यवस्था सहभागी शासन कहलाता है। इस प्रकार कानून निर्माण, नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक सभी चरणों में लोगों की भागीदारी यदि सुनिश्चित की जाए तो यह सहभागी शासन की स्थापना करता है। विकेंद्रित शासन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, विकेंद्रित शासन का अर्थ है कि ग्रास रूट लेवल पर शासन अर्थात निचले स्तरों पर संपन्न होने वाली शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकेंद्रित शासन की स्थापना की जाए। विकेंद्रित शासन स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी से चलने वाली शासन व्यवस्था है। इस प्रकार यह स्थानीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग का संवर्धन करने वाली शासन व्यवस्था मानी जाती है। पंचायतें, नगर पालिकाएं आदि विकेंद्रित शासन का उदाहरण है। 1992 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में वस्तुतः सही अर्थों में विकेंद्रित शासन की स्थापना हुई है, क्योंकि पंचायतों को 29 विषय और नगर पालिकाओं को 18 विषय शासन के लिए सौंपे गए हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, विकेंद्रित शासन की गुणवत्ता उतनी ही प्रभावी होगी। इसलिए विकेंद्रित शासन को सहभागी शासन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसका महत्व और कमियां और उपाय देखने के लिए हमें पंचायती राज मतलब पॉलिटी में पंचायती राज जो है गवर्नेंस में देखना होगा। विकेंद्रित शासन अच्छे शासन का पूरक माना जाता है, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर शासन की गुणवत्ता के संवर्धन के साथ संपूर्ण शासन की गुणवत्ता के संवर्धन में सहायक है।